Friends, in our last video, we have started chapter 2 of physics, units and measurements, जिसमें हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाता है उसको डिस्कस किया था। और फिर लास्ट में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 इम्पोर्टेंस हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में पहली इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, टू डिराइव द फार्मूला। अब आप लोग क्लियरली समझिएगा कि किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला अगर हमें डिराइव करना है, हमें फार्मूला नहीं पता उस क्वांटिटी का, लेकिन हाँ उस क्वांटिटी के बारे में हमें ये पता है कि वो क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और हमें उसका फार्मूला बनाना है, तो हम लोग कैसे फार्मूला डिराइव करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुका है। ऑस्किलेट करता है ऐसे ऐसे, ये ऑस्किलेशन होता है। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। कोई पेंडुलम अगर मिड पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन से, तो एक साइड जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी साइड जाएगा, फिर वापस जाएगा। ये क्या हो गया? एक ऑस्किलेशन पूरा हो गया। तो ये एक ऑस्किलेशन पूरा करने में जितना भी टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड या हाफ सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड, वो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें पता क्या होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि किसी वो जो फिजिकल क्वांटिटी है किन किन दूसरे टर्म्स पे डिपेंड कर रही है। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा। टू डिराइव द फार्मूला, तो ये क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर ये पेंडुलम है तो इसकी जो लेंथ होगी, ये एल लेंथ है मान लीजिए स्ट्रिंग की, उस पर डिपेंड करता है। मास ऑफ बॉब, ये जो नीचे जो भी वेट आपने हैंग कर रखा है उसका मास क्या है, एम, उस पर डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से रिप्रेजेंट की जाती है, आप सभी को पता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सपोज क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ये ऑस्किलेट करेगा सिंपल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड कि कितने टाइम में ये ऑस्किलेशन पूरा करेगा, वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपको फार्मूला डिराइव करना है, तो कैसे करते हैं? तो ये 3 टर्म्स हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन इन पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड। तो हम लोग लिखेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अच्छा, ये हम कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है। तो ये क्लियर है कि हम लोग यहाँ पे पावर्स ले लेते हैं, एल की पावर ए, एम टू द पावर बी, जी टू द पावर। 3 टर्म हैं तो ए बी सी, 2 ही टर्म होते तो ए और बी, 4 टर्म्स होते तो डी भी ले लेते। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अभी हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ए, बी और सी की वैल्यूज़ क्या होंगी? पॉजिटिव। अगर किसी टर्म पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसकी पावर यानी ए, बी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो वो अपने आप अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि एल, एम और जी जो दिया हुआ है इन पे ज़रूरी नहीं कि डिपेंड ही कर रहा हो, ठीक है ना। वो तो क्वेश्चन में बताया गया है, अगर किसी टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा हो तो टर्म ऑटोमेटिकली हट भी जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो जितने भी टर्म्स दिए गए हैं जिन पे वो कह रहा है डिपेंड कर रहा है, उन टर्म्स पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के पावर्स लगा ली। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं, ऑन कंबाइनिंग, ठीक है। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी और जी टू द पावर सी, ये हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे कि टी, ये टी क्या है यहाँ पे? ये टी है टाइम पीरियड। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला बनाना सीखा था ना, तो डायमेंशनल फार्मूला टाइम का क्या होगा? m0 l0 t, ये होगा कि नहीं होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर a, ठीक है ना। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ। तो लेंथ को सिंपली कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी पावर a हो गया। m क्या है यहाँ पे? मास। मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल M से, पावर b। और g क्या है यहाँ पे? क्लियरली देखिए, g, व्हाट इज g हेयर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन का होता है LT-1 ये होता था। तो हम लोग -1 नहीं होता है, LT-2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे LT-2 लिखेंगे। ये g का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, और पावर क्या है c, तो c लगा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, l की पावर a, m की पावर b और LT-2 की पावर c है, यानी l की भी पावर c होगा और t की पावर -2 उसकी भी पावर c होगा, तो t की पावर में कितना हो जाएगा -2c। ठीक है ना। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर तो क्या है m0 l0 t, और इधर क्या है l की पावर a और l की पावर c, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ सब मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या हो जाएंगी, l की पावर ऐड हो जाएंगी, तो l की पावर क्या हो जाएगा a + c। ओके, m की पावर b है, ठीक है ना, उसको ऐसे ही पढ़ा देते हैं m की पावर, क्योंकि एक ही m है, और t की पावर कितना हो जाएगा, t की पावर -2c। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, m की पावर यहाँ पे कितना है 0, इधर m की पावर b है और इधर m की पावर क्या है 0, तो कंपेयर करें तो b = क्या आ जाएगा 0। l की पावर यहाँ पे 0 है और यहाँ l की पावर क्या है a + c, तो a + c 0 हो जाएगा, और t की पावर यहाँ -2 है 2c, और t की पावर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगी 1, तो -2c कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी -½ ओके। और यहाँ जब c की वैल्यू -½ रखोगे आप इस c की जगह, क्योंकि c की वैल्यू -½ आई है, -½ उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी +½ क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। अब चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए b 0 आ गया ना, अभी आप ध्यान से देखिएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू दी पावर a, m टू दी पावर b, g टू दी पावर c था, तो l की पावर a कितना आया ½ m की पावर कितना था b, m की पावर b कितना आया 0, और फिर g की पावर, यहाँ g की पावर क्या थी c, तो c की वैल्यू कितनी आई -½ ठीक है। अब आप केयरफुली देखिएगा ज़रा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर ½ और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं m की पावर कितना है 0। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को कि यहाँ पे 3 टर्म्स जरूर दिए थे, लेकिन मास ऑफ बॉब पे टाइम डिपेंड नहीं करता, तो ऑटोमेटिक मास की पावर जो b थी वो b कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब मास ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म दे दिया गया है जिस पे वो टर्म डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो अपने आप हट भी जाएगा। तो बच क्या रहा है l की पावर ½ और g की पावर -½ तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग L/g होल पावर ½ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि l की पावर ½ है, g की पावर -½ g अपॉन में आ जाएगा, तो L/g की पावर ½ तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g लिखा जा सकता है इसको। और आप सभी जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाया जाता है तो इक्वल लगता है, तो इक्वल यहाँ पे k आ जाएगा कांस्टेंट √L/g। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि ये k की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है तो मैं बता देता हूँ, k की वैल्यू होती है 2π, ठीक है ना। तो t = 2π √L/g, ये फॉर्मूला डराइव हो गया किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। किसका टाइम पीरियड डराइव किया ये हमने, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जब ऑस्किलेट करता है, ये पूरे कैलकुलेशन में हमने देखा कि सब सिंपल पेंडुलम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्स्ट्रा दे दिया गया था, तो वो ऑटोमेटिक 0 हो गया मास की पावर, तो वो हट गया, और फॉर्मूला क्या आ गया, t = 2π √L/g। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है k, वो आप लोग को नहीं पता होगी अगर, तो आप फॉर्मूला यहीं रोक सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। थोड़ा इस जो हम लोग ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, इसका एक ड्रॉबैक यही है कि जब हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं तो जो कांस्टेंट लास्ट में हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हमें पता है, तो वो हमें एज इट इज़ लिखना होता है। अगर पता है तो आप, जैसे यहाँ हमें पता है 2π हमने लिख दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ये तरीका है कि कैसे किसी चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में या कोई भी जो भी आपके पास बुक है उसमें और भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग आगे की इम्पोर्टेंस पे प्रोसीड करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती है वो अलग अलग सिस्टम में रिप्रेजेंट की जा सकती है, SI सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, ठीक है ना।
तो किसी भी एक सिस्टम से यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कल जब आपको बताया था इसको 3rd नंबर पे लिखा था शायद, कोई बात नहीं, 1st 2nd 3rd चाहे किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं। तो टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है ना। इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये होता है। तो अगर आपको ये N क्या है, पहली जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं सिंपली बता रहा हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये भी लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है, वो दोनों सेम है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ये SI यूनिट है और ये CGS सिस्टम में यूनिट होती है, ठीक है ना। तो SI सिस्टम में यूनिट है मीटर यानी U1, CGS सिस्टम में यूनिट है सेंटीमीटर यानी U2। मीटर में लेंथ की वैल्यू यहाँ 1 ली गई है यानी N1 1 हो गया और N2 क्या हो गया 100, ठीक है ना। तो हमें किसी भी सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है, मतलब N2 अगर हमें पता करना है, N1 हमें पता है तो हम लोग N1 U1 अपॉन U2 ये सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, N2 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने N1, मतलब एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, यूनिट दोनों के पता है, दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है। तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। फॉर एग्जांपल SI यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। अब CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स की यूनिट मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है ये बेसिक यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसको नया नाम क्या दिया गया है न्यूटन। ऐसे CGS में फोर्स की यूनिट क्या होगी, kg की जगह ग्राम लिखा जाएगा। CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, जब लेंथ को सेंटीमीटर, मास को G फॉर ग्राम और टाइम को S फॉर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, जब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो CGS यूनिट होती है। तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और टाइम की जगह सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो फोर्स को हम लोग SI में न्यूटन रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए लिखा जाता है। ऐसे ही CGS में फोर्स को अगर हम लिखते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, और इसको नया नाम जैसे कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया डाइन। ओके, तो हमें यही पता करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो वही हम लोग पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि हमें डायमेंशनल फार्मूला की इंपॉर्टेंस, हम लोग यहाँ यूज़ किसको करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला को। और डायमेंशनल फार्मूला किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशनल फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला था LT-2, L मीटर है, टाइम सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो यहाँ भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यानी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 न्यूटन, न्यूटन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू x डाइन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन। तो x डाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर आप देखें तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। x इधर ही छोड़ देते हैं हम लोग। ओके, x इधर ही छोड़ देते हैं, तो ये क्या बचेगा 1 kg मीटर, और इधर से ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में आएगा, तो ग्राम इसके नीचे लिख लो और सेंटीमीटर इसके नीचे लिख लो। ओके, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख सकते हो, और नीचे ग्राम था ही, ठीक है। और ये जो मीटर है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर है ही। तो ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1000 × 100। तो x की वैल्यू 1000 × 100 क्या हो जाएगा, 1 लाख। हाँ, और इसे चाहें तो आप 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन था, x की वैल्यू 10 की पावर 5 आई, तो 10 की पावर 5 डाइन। ये कन्वर्ट कर लिया आपने 1 न्यूटन को किस में,
डाइन में। ओके, तो किसी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से जैसे वर्क की बात करें, वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। तो 1 जूल, जूल जो है SI यूनिट होती है, ठीक है ना। तो अगर जूल को आपको, अच्छा इसकी CGS यूनिट क्या होती है? अर्ग। कितना अर्ग होता है ये आप कन्वर्ट करके देखिएगा, 10 की पावर 7 अर्ग होता है ये वर्क यूनिट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। वर्क यूनिट जूल होती है। एक्चुअल में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पूरा यही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। या अभी रुकिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, इसी को नाम नया दे दिया गया था जूल। ओके, इसको नाम क्या दे दिया गया था? जूल। तो लेकिन अगर बेसिक यूनिट की बात करी जाए तो फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो क्या हो जाएगा? kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई SI में। हाँ, और अगर CGS में निकालना है तो kg की जगह क्या लिखोगे? ग्राम। मीटर की जगह क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड टाइम चाहे SI में हो या CGS में, दोनों में सेकंड का ही होता है। तो ये हो जाएगा CGS यूनिट। आई बात समझ में? तो जब आप 10 जूल को कन्वर्ट करोगे तो 1 जूल को कन्वर्ट करोगे, सॉरी, तो 1 जूल की जगह क्या लिखोगे? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ हमें ये वैल्यू तो पता करनी है फिलहाल, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x अर्ग यानी SI यूनिट। तो SI यूनिट में kg की जगह क्या लिखोगे? ग्राम। मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ग्राम यहाँ kg के नीचे आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें 10 की पावर 7 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? तो ये दूसरी इंपॉर्टेंस थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, यूनिट की एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जो थर्ड सिग्निफिकेंस है वो है टू चेक द एक्यूरेसी। बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है तो मैं आज यहीं रोक रहा हूँ। थर्ड पार्ट में मैं आपको थर्ड इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। उसमें थर्ड इंपॉर्टेंस है किसी फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करना। उसके पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में समझेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो थर्ड पार्ट में होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको इस टॉपिक में, जो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्सनली भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं आप लोग, तो मैं उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स को, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू, हरिओम।